ओम शांति। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओके। तो हम आज इस राजयोग शिविर को अटेंड करने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबका इस राजयोग शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिल्पा बहन है। मैं आपका ये कोर्स कराऊंगी और कोर्स कराने से पहले मैं आपको थोड़ा जानना चाहती हूँ। तो नॉर्मली जब दुनिया में हम किसी को जानना चाहते हैं तो उसकी ये विधि होती है कि आप उसका नाम जानते हैं, या वो क्या करते हैं ये जानते हैं, या वो कैसे दिखते हैं ये जानते हैं। तो मुझे आपका नाम भी आपके स्क्रीन पर ज़्यादातर नज़र आ रहा है। मैं आपको देख भी पा रही हूँ अगर आपका वीडियो ऑन है, लेकिन मैं आपको जानना चाहती हूँ आपके विचारों से, क्योंकि मनुष्य का परिचय उसके विचार ही होते हैं। तो आप मुझे कुछ एक सवालों के उत्तर देंगे तो उससे मुझे थोड़ा बहुत अनुमान होगा कि आप कौन हैं और आप इस शिविर से क्या चाहते हैं। तो मुझे आप बताइए कि जैसे आप यहाँ आए हैं इस शिविर को अटेंड करने, तो आप क्या चाहते हैं इस शिविर से? क्या सोच कर आए हैं आप? कोई भी अपना व्यू बता सकते हैं इसमें। क्या चाहते हैं आप और क्या ढूंढते हुए आप आए हैं? मन की शांति चाहते हैं और सुख शांति चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके, राइट थिंकिंग चाहते हैं। जब दुनिया में जब मोस्टली ये बात आती है मेडिटेशन की, जैसे आप भी जब ये कोर्स करने आए तो जो शब्द आपने पढ़ा वो है राजयोग। तो जब हम राजयोग सुनते हैं तो हम मेडिटेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, योग में इंटरेस्टेड होते हैं, और राजयोग सुनकर हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम योग करें, है ना। और ऐसा सुना जाता है कि योग करने से मन की शांति, खुशी, पॉजिटिव थिंकिंग सब मिलती है। अब आप देखिए कि योग को पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब हम योग कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। आप सब ने कभी न कभी कुछ योग के वीडियोस देखे होंगे या कभी योग को समझने की कोशिश की होगी। तो नॉर्मली ऐसा एक चित्र सामने आता है कि कोई योगी बैठा है और उसकी आंखें बंद है, चेहरा शांत है, हाथ खुले हुए हैं, और फिर उसके चेहरे से आपको लगता है कि वो योग कर रहे हैं, राइट। और जब आप कभी कभी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि वो सांस पर ध्यान लगा रहे हैं। और आप में से कईयों ने सांस पर ध्यान लगाने की कोशिश भी की होगी। म्यूट कर दो सब। आप में से कईयों ने सांस पर कभी कभी ध्यान लगाने की कोशिश भी की होगी। आप में से कईयों ने कई बार सांस पर ध्यान लगाने की कोशिश भी की होगी और ये महसूस भी किया होगा कि ये इतना इजी भी नहीं है, है ना। तो सांस पर ध्यान लगाते हैं, फिर वो ध्यान इधर उधर चला जाता है। अब आज हम योग के बारे में जब यहाँ एकत्रित हुए हैं
और जब हमारा लक्ष्य ये है कि योग करने से हमें सुख शांति का अनुभव होगा, तो आप देखिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप कहते हैं कि मुझे ये दर्द है, तो दर्द की आप दवा चाहते हैं, पर दर्द की दवा तो आपको तब मिलेगी ना जब पहले आपको पता चले दर्द हो क्यों रहा है। तो डायग्नोसिस जो है वो पहला स्टेप है इलाज के लिए। तो यदि हमारे जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है, हमारे जीवन में दुख अशांति का कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख अशांति का कारण मेरे परिवार के सदस्य हैं, या बाहर फैली ये कोरोना वायरस की परिस्थिति है, या मेरे दुख अशांति का कारण मेरी जॉब की हालात हैं जो अभी ठीक नहीं चल रही है, तो फिर योग करने से ये सब ठीक हो जाएगा या पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर आप इस इरादे से योग कर रहे हैं कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपके साथ प्यार से बिहेव करने लगे, या इस इरादे से योग कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जॉब की स्थिति ठीक हो जाए, या इसलिए योग कर रहे हैं कि ये वायरस चला जाए, तो ये जो योग है ये हमें इसका उद्देश्य पहले फिक्स करना पड़ेगा कि हम किस वजह से योग कर रहे हैं या हम उस योग से चाहते क्या हैं। और उससे भी पहले जो प्रश्न उठता है वो ये कि वास्तव में जो मेरे जीवन में दुख अशांति का अनुभव है, क्या उसका कारण दूसरे लोग हैं, या क्या उसका कारण परिस्थितियां हैं, या उसका कारण मेरे शरीर की बीमारी है, या उसका कारण आसपास फैला ये वायरस है, या उसका कारण वो साइक्लोन और अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है जो बढ़ती जा रही है। मेरे जीवन में जो दुख अशांति है उसका कारण क्या है, और दूसरी बात फिर उसका निवारण क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आप जो अशांति या दुख अनुभव करते हैं वो आप कहाँ अनुभव करते हैं? वो दुख या अशांति कहाँ है? बाहर है या यहाँ है? आप इशारे से मुझे बताएंगे, बाहर है या यहाँ है ना। तो दुख अशांति कहाँ है? यहाँ है। पक्का? पक्का दुख अशांति बाहर नहीं है। दुख अशांति यहाँ है। अब हम सब शायद जीवन में पहली बार एक ऐसी परिस्थिति में आए हैं जहाँ पर दुनिया का हर व्यक्ति ये सेम परिस्थिति अनुभव कर रहा है, राइट? सेम सिचुएशन। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, किसी की परमानेंट जॉब है, किसी की टेम्पररी जॉब है, किसी के शरीर की इम्यूनिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई वृद्ध अवस्था में है, कोई यूथ में है, ये फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो ये पहली बार इस दुनिया में हमारे जीवन काल में शायद हो रहा है कि एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ दुनिया की हर आत्मा इक्वली अफेक्टेड है, राइट? है ना। अब परिस्थिति ऑलमोस्ट थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ सबके लिए सेम है, लेकिन क्या जो हम अंदर दुख अशांति का अनुभव कर रहे हैं वो भी सबका सेम है या थोड़ा बहुत फ़र्क है? जैसे आपको सबका तो नहीं पता, लेकिन आपके घर में जो 3-4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 2 हैं, क्या आप और वो एक जैसा ही फील कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कभी महसूस करते हैं कि एक जो है वो ज़्यादा डर में है, ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा विचलित है,
और दूसरा जो है वो इतना परेशान या विचलित नहीं है, ऐसा है? सबकी फीलिंग अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है कौन कौन कहते हैं? हाथ उठाइए, है ना? तो सबकी फीलिंग अलग अलग है। अब ये जो हमें अभी जो हमने एनालिसिस किया, और ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं, ठीक है? तो मुझे मत कहिएगा कि दीदी ने कहा कि सबकी फीलिंग अलग अलग है, ये आप कह रहे हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि सबकी फीलिंग एक ही परिस्थिति में अलग अलग है, तो फिर इस परिस्थिति में हर एक जो अलग अलग अनुभव कर रहा है उसका कारण क्या है? क्यों कोई बहुत परेशान है, क्यों कोई बिल्कुल परेशान नहीं है? क्या कारण है कि सब अलग अलग अनुभव कर रहे हैं? मुझे क्या ऐसा कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से अनुभव अलग अलग है? क्या ये बात ठीक है? अगर मेरी पर्सनालिटी एक टाइप की है, जैसे लोग कहते हैं ना टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी है, तो अगर किसी की एक तरह की पर्सनालिटी है और दूसरे की दूसरी तरह की है, किसी की आदतें एक तरह की हैं, किसी के व्यवहार की जो संस्कार है वो एक तरह के हैं, दूसरे के दूसरे तरीके के हैं, तो उस हिसाब से अनुभव भी हर एक को अलग अलग होता है। जैसे जिसके संस्कार हैं, जैसे जिसकी पर्सनालिटी है, उस हिसाब से सबका अनुभव जो है वो अलग अलग है। ठीक है ये बात, है ना? ठीक है। अब तो ये जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, इसके हिसाब से हमारी प्रॉब्लम का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल गया। जैसे पहले हम सोचते थे कि हमें जैसा फील हो रहा है वो सिचुएशन के कारण है, राइट? लेकिन अब हमें समझ आया कि हमें जैसा फील हो रहा है वो हमारे संस्कार के कारण है। ठीक है ये बात? अब हमें ये समझ आया कि हर एक व्यक्ति अपने अंदर कोई भी परिस्थिति को अपने संस्कार के हिसाब से अनुभव करता है, राइट? ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, इस ज्ञान को जो हमने अभी अभी कहा। पहली बात आप देखिए, जैसे कोई भी सिचुएशन आती है ना? कोई भी मान लीजिए एक साधारण सी सिचुएशन है कि आपको कोई आपके ड्रेस के बारे में कमेंट कर रहा है, राइट? किसी ने आपको कहा कि आपकी जो ड्रेस है वो अच्छी नहीं लग रही। अब आपने कानों से वो शब्द सुने, उसको फिर आपने अपने मन में प्ले किया। जब आप उसे मन में प्ले करते हैं तो आप उसे बहुत तरीक़ों से प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने वो शब्द सुने, आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, और आपने अपने मन में प्ले किया, मैं सुबह ही कह रही थी ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, आगे से इसको नहीं पहनेंगे। उन्होंने अच्छा हुआ पॉइंट आउट कर दिया, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, उनको भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, इसको कल से नहीं पहनेंगे। दूसरे तरीके से आपने उसको प्ले किया, या कोई और है जिसने उसी बात को सुना और कहा मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, अच्छा आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, इनकी तो आदत ही है हमेशा कमेंट करने की, इनकी बात पे क्या ध्यान देना है। तीसरे ने प्ले किया मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, और मैं आपको देखना मैं बदला लूँगी, और अगली बार जब आप ऐसे कुछ पहनेंगे तो मैं भी आपको कॉम्प्लीमेंट की जगह नहीं कमेंट दूँगी। ठीक है। चौथे ने प्ले किया कि कोई बात नहीं, उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने कह दिया, बात ख़त्म हुई, हमारा क्या जाता है।
है ना। मुझे पसंद आई, मैंने पहनी, उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखिए, वही शब्द सुनकर 4 अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरह से अपने मन में प्ले किया और हर एक को अलग अलग अनुभव हुआ। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब हम कोई भी बात सुनते हैं या देखते हैं, तो जैसे आप जब कोई चीज़ देखते हैं तो अगर आपकी आँखों पर हरा चश्मा चढ़ा हुआ है तो आपको हर चीज़ कैसे नज़र आएगी? हरी नज़र आएगी। अगर आपकी आँखों पर लाल चश्मा है तो आपको लाल नज़र आएगी। अगर आपकी आँखों पर काला चश्मा है तो आपको काली नज़र आएगी। ऐसे ही हमारे अपने संस्कार हमारा चश्मा बनकर हमारे मन के अनुभव को कलर करते हैं। हम जो भी कुछ मन में अनुभव करते हैं वो ऐसा नहीं जो बाहर हो रहा है वही अंदर होता रहता है। जो बाहर हो रहा उसको हम अपने संस्कार के चश्मे के द्वारा अनुभव करते हैं। इसलिए अगर हमारा चश्मा अलग है तो हमारा अनुभव भी उस हिसाब से अलग होता है। ओके, तो अब मैं आपको ये जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर का अनुभव बाहर की परिस्थिति पर नहीं, हमारे चश्मे पे के रंग पर डिपेंड करता है। बाहर की परिस्थिति तो जो है सो है, पर जिस तरह से हम उसको अनुभव करते हैं वो हमारे अंदर के संस्कारों पर निर्भर करता है। हम इस बात को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि अगर बाहर बहुत त्राही त्राही मची हुई है या बाहर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है तो मुझे सिर्फ अपने चश्मे को ठीक कर लेना चाहिए और अपने अंदर शांत हो जाना चाहिए? क्या ये सल्यूशन है? आपको ऐसा लगता है कि ये सल्यूशन है? आपको ये बात ठीक लगती है कि यदि बाहर कोई परिस्थिति खराब है, मान लीजिए अभी वायलेंस हो रहा है ना, या आप यूएस की बात भी सुनते हैं कि वहाँ पर कैसे लोग एक दूसरे को वायलेंस से ट्रीट कर रहे हैं, या यहाँ पर साइक्लोन हो रहा है या कोई और बात हो रही है, तो क्या जो लोग शरीर छोड़ रहे हैं, क्या जिन लोगों को उन परिस्थितियों में नुकसान हो रहा है, क्या हम उनको नुकसान में रहने दें और हम बस अपने मन को शांत करें? क्या हमारी इतनी ही जिम्मेवारी है? नहीं है। ठीक है, तो क्या हमारी जिम्मेवारी ये है कि जब वो दुखी हैं तो हम उनके साथ दुखी हो जाएं? नहीं है। तो हमारी जिम्मेवारी एक्चुअली क्या है ना? क्योंकि अभी तक तो हम इसी तरह से चल रहे हैं कि अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई समस्या है या मेरे देश में कहीं भी कोई समस्या है या मेरे परिवार में किसी को कोई समस्या है, मान लीजिए मेरी बेटी है और उसकी शादी हुई है और वो अपने ससुराल में खुश नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं उस बेटी के लिए दुखी हो रही हूँ, है ना। तो हमने तो अभी तक ये एक सिंपल सी जिम्मेवारी निभाई है कि जब बाहर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ अगर नहीं कर सकते तो हम उसके लिए दुखी हो जाएं, और ये हमारी मोरल ड्यूटी है। ऐसा ही है हम इसी रूप से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, है ना। और फिर हम जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे को पूछते भी हैं, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? आपका बिल्कुल खून नहीं खौलता? आपको दुख नहीं होता? आप कितने इनसेंसिटिव हैं कि आपको ज़रा भी दुख नहीं होता कि आपके देशवासी इतनी प्रॉब्लम में हैं, या आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती कि आपके आसपास के लोग कष्ट में हैं,
जैसे अभी ये माइग्रेंट लेबर वाली सिचुएशन है, तो माइग्रेंट लेबर वाली सिचुएशन में भी आप में से सब ने बहुत सारे आहा चूचू के शब्द निकाले होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें कही होंगी कि कितनी दुख की सीन है और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। सर्वे कहता है कि जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन हुई और लॉकडाउन हुआ, तो जो घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्पर्स थे, उनमें से 85% को उनके एम्प्लॉयर्स ने सैलरी नहीं दी। 85% ऐसे डोमेस्टिक हेल्प्स थे जिनको एम्प्लॉयर्स ने सैलरी नहीं दी। लेकिन वही एम्प्लॉयर जब टीवी के सामने बैठते हैं तो इस बात से बिल्कुल नहीं चूकते कि सरकार क्या कर रही है, या देखो ये जो इतनी बड़ी परिस्थिति है इसमें ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा या वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। और हम समझते हैं कि दूसरे की आलोचना करने से या दूसरे के अंदर कमी निकालने से या दूसरे के दुख में दुखी होने से हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ठीक कह रही हूँ मैं? और आसपास जो हम कर सकते हैं कई बार हम वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि हम में से कितना ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ मेरी बात थी, जहाँ मुझे किसी को हेल्प करना था, मैंने किया। तो कई ऐसे होते हैं जब हमारी अपनी बात आती है तो हम वो निर्णय नहीं लेते, हम इनफैक्ट उन डोमेस्टिक हेल्प का कॉल भी नहीं उठाते या हम उनको कोई मदद नहीं पहुंचाते। लेकिन जहाँ पर दूसरे की आलोचना करने की बात होती है या सिर्फ दुख भरे शब्द बोलने की बात होती है या डर और चिंता की एनर्जी क्रिएट करने की बात होती है, तो वहाँ पर हम बहुत ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या या ठीक कह रही हूँ? हाँ, बात ठीक है ना? और ये सब हमारी अपनी बात है। हम जो रोज़मर्रा के जीवन में चल रहे हैं, ये हमारी अपनी बात है कि हमारा जो बोल है और जो कर्म है वो अलग अलग जा रहा है ना? हमारा बोल अलग जा रहा है, हमारा कर्म अलग जा रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे एक जानने वाले के परिवार में ऐसा था कि वो जो भाई था वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था और वो पत्नी बार बार मुझे फ़ोन करती थी कि ये मुझे बहुत मारते हैं और आप मुझे बचाइए। तो मैं उससे कहती थी कि जब वो आपको मारे तब आप मेरे पास आ जाना, तो मैं उस पोजीशन में रहूँगी कि मैं उस चीज़ में इंटरवीन कर सकूँ। क्योंकि वो कभी भी हिम्मत का कदम नहीं दिखाती थी, वो छुप के ही फ़ोन करती थी। तो अगर उसको सामने फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है, तो अगर मैं कल उसको जाऊँ मदद करने और वो मुकर जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि आपको मदद मांगनी है, आप सामने से मांगिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। आप भाग कर आ जाना जब आपके ऊपर कोई बात आ रही हो और फिर मैं संभाल लूँगी। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। फिर वो मुझे बार बार कहती रहती। तो मैंने उसके पति को एक बार बुलाया और ऐसे ही मैंने उसको बुलाकर कहा, मैंने उसको फ़ोन किया और कहा कि आप आइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपसे कुछ काम है, कोई सहयोग चाहिए आपसे। तो फिर क्योंकि सेंटर के हिसाब से आत्मा के अंदर भावना होती है कि इनको सहयोग कर दें, तो वो आया। तो जब वो आया तो वो बैठा और मैं आपको क्या बताऊं, उसने मुझे इतने शास्त्र और इतने ग्रंथ सुनाए जितने मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुने थे। उसने मुझे इतने कोटेशन सुनाए इस ग्रंथ से और उस ग्रंथ से, और उस महान आदमी ने ये बात कही है और उसने ऐसा कहा है, और वो मुझे पूरे पूरे छंदों में, पूरे पूरे स्वर में सुनाता ही गया। और मुझे ये समझ ही ना आए
कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में उसकी पत्नी मुझे कहती है कि बहुत मारता है। तो एक सेकंड के लिए तो मुझे भी डाउट हो गया कि पता नहीं ये क्या चल रहा है, और ये तो बड़ा साधु लगता है, ये बिल्कुल ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो मैं उसको सुनती रही, लेकिन मुझे फॉर रियल पता था कि वो जो उसकी पत्नी कहती है वो बात ठीक है और ये सचमुच उसे बहुत मारता है। तो मैंने उसको कुछ देर रुकने के बाद कहा, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि मैंने जीवन में लोगों को बहुत अच्छी बातें और बहुत गंदे काम करते देखा है। तो हम थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा सहम गया। फिर मुझे कहता है, मुझे आपको मेरी वाइफ ने कुछ कहा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, क्यों, आपने कुछ ऐसा किया है क्या जो वो कुछ कह सके? तो फिर वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई और मैंने उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये कि हम जो मनुष्य हैं आज, हमारे आचरण, उच्चारण और सोच तीनों में बहुत डिस्क्रिपेंसी है। ये तीनों एक लय में नहीं चलते। जब सेशन शुरू हुआ तो मैंने आपको ओम शांति कहा और आपने भी ओम शांति कहा। अब इसका अर्थ हम थोड़ा समझेंगे। ओम 3 वर्ड्स से बना है, 3 लेटर्स से बना है। ओम आ, उ और म से बनता है। आ, उ और म, और आ प्लस उ प्लस म ओम बनता है। इंग्लिश में ए, यू एंड एम, दिस इज ओम। तो जब आ, उ और म है तो आ मतलब आचरण, उ मतलब उच्चारण और म माना मन। तो ओम मतलब आचरण, उच्चारण और मन तीनों एक लय में हो। जैसा मेरा मन वैसा मेरा उच्चारण, वैसा मेरा आचरण। ठीक है। अब इंग्लिश में एक्शन, utterance and mind, A for action, U for utterance, बोल, and M for mind। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड हो, इसको ओम कहते हैं। और जब हम ओम शांति कहते हैं तो उसका अर्थ है कि मेरा आचरण, उच्चारण और मन तीनों शांत। ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको अभी तक कह रही हूँ उसमें ये बात हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो आचरण है, उच्चारण है, वो एक नहीं है। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। फिर दूसरी बात है, हमारा मन और हमारा उच्चारण एक लय में नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम शांति चाहते हैं, राइट, पर मन हमारा कैसा है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, राइट। हम किसी को बहुत गुस्सा कर करके कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत क्यों नहीं हो रहे हो, शांत हो जाओ। तो मुख से तो हम कह रहे हैं शांत हो जाओ, लेकिन मन हमारा इतना क्रोध में है या इरिटेशन में है कि उसको 2 मैसेज मिल रहे हैं। इधर से उसको एनर्जी मिल रही है गुस्से की और इधर से डायरेक्शन मिल रहा है कि शांत हो जाओ। तो हमारा ये जो आचरण, उच्चारण और मन है, इन तीनों में कोई भी समन्वय नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए जैसा हमारा आचरण, उच्चारण और मन की ताल अलग अलग चल रही है, ऐसे ही हमारे जीवन की ताल भी अलग अलग चल रही है। ठीक है। हम मन में अशांत हैं, बोल मीठे बोल रहे हैं, है ना, और कर्म कर रहे हैं दूसरे को दुख देने वाले। ऐसा ही चल रहा है। ठीक कह रही हूँ, है ना। तो यही चल रहा है कि हम आपस में भेदभाव भी करते, दूसरे को दुख भी देते, गुस्सा भी करते, उनकी इंसल्ट भी करते, उनको नीचा भी दिखाते, उनको रिजेक्ट भी करते, उनको नेग्लेक्ट भी करते, सब कुछ करते। और फिर
मुख से हम कहते कि हम तो शांति चाहते हैं, हम तो खुशी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सब मिल के रहें, हम तो चाहते हैं सबका कल्याण हो, और मन में भी हमारे कोई धैर्यता या शांति नहीं रहती। तो ये जो आज हमारी अवस्था है, जब हम कहते हैं हम शांति चाहते हैं, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शांति जो है वो दूसरे को ये बताने से कि आपको कैसे चलना है, या आप क्या गलती कर रहे हैं, या दूसरे के काम में नुक्स निकालने से, या दूसरे के दुख में दुखी होने से शांति नहीं आ जाएगी। जैसे मैंने आपको वो प्रश्न पूछा ना कि क्या ऐसा है कि दूसरा जब दुखी है तो हमें सुख में रहना चाहिए, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें दुखी रहना चाहिए क्योंकि वो दुखी है। लेकिन यदि हम दुखी होंगे तो हमारा मन कैसा होगा? दुखी होगा। उस मन से जो भी कुछ हम करेंगे वो किस तरीके का होगा? क्या वो सुखदायी होगा? हाँ, क्या वो सुखदायी होगा? जब आप एक न्यूज़ चैनल देखते हैं और आपके अंदर बहुत सारा दुख भरता है, सामने वाले का दुख देखकर, उसके बाद आपको दिल होता है कि घर वालों को बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएं, या आपकी एनर्जी डिप हो जाती है? क्या होता है? जब आप एक खबर देख रहे हैं जिसमें आप बहुत दुखी होते हैं उस खबर को देखकर, फिर आपको दिल होता है कि आप उस दुखी अवस्था में बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाएं या प्यार से सबकी सेवा करें। ऐसा नहीं होता। हम इनफैक्ट उस दुख में ही इतने विलीन हो जाते हैं कि जो कर्म हमें करना चाहिए वो भी हम नहीं कर पाते, है ना। तो हम, या फिर हम कर्म करते भी तो उसके अंदर भी हम दुख की एनर्जी को ही डाल देते। तो अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी ये जो मान्यता है कि हमारी मोरल ड्यूटी है दुख के समय में दुखी होना, भय के समय में भयभीत होना, या किसी की परेशानी में परेशान होना, ये वास्तविकता में सल्यूशन की तरफ नहीं जा रही है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो भी बाहर हो रहा है उससे मुझे अपने मन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और जब मैं इस मन को प्रोटेक्ट करूँगी तभी मैं उस परिस्थिति के लिए कुछ कर सकती हूँ। अब मैं आपको इसको समझने के लिए एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक जंगल है, बिल्कुल कांटों से भरा हुआ, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, ठीक है। और आप उसे साफ करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपने पैरों में चप्पल पहननी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे और आप उस कांटेदार जंगल को साफ करने जाएंगे तो एक दो कदमों में ही आपके पैर को कांटा लग जाएगा, और जब वो हो जाएगा तो आप घायल होकर आपको मदद चाहिए होगी। आप जो मदद करना चाहते थे वो नहीं कर सकेंगे, आपको ऑन द कॉन्ट्ररी मदद की आवश्यकता होगी। जब आप फ्लाइट पे जाते हैं या जाते थे, अब तो कोई फ्लाइट पे नहीं जा रहे हैं, तो जब जाते थे तो अनाउंसमेंट होती है ना कि सामने वाले की या पास में बैठे व्यक्ति की मदद करने से पहले अपना सीट बेल्ट पहने, अपना प्रोटेक्शन ले, है ना, अपना मास्क पहने आपदा की परिस्थिति में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो परिस्थिति मेरी स्थिति पर असर डाल देगी, या अगर मेरी स्थिति ठीक रही तो मैं परिस्थिति के लिए कुछ कर सकती हूँ। ओके, इसलिए सबसे पहली बात है वो कला सीखना
कि जो भी कुछ बाहर हो रहा है उसका असर मेरे मन पर ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बाहर की परिस्थिति है वो मेरे मन को डिस्टर्ब कर दे और फिर मैं उस डिस्टर्ब मन से उस परिस्थिति के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि जो मन खुद ही कमज़ोर है वो बाहर की चीज़ों का कैसे कोई निवारण करेगा। इसीलिए सबसे पहले योग में हम ये सीखते हैं कि अपने मन को सब बातों से अलग कर शांत कैसे करें। अब जब हम योग करने लगते हैं तो जो बाहर की बातें हैं वो हमारे मन को बहुत खींचती हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बहुत सिंपल सा नियम है कि अगर बाहर की बातों का असर मेरे मन पर आया तो मेरा मन अशक्त हो जाएगा और फिर वो जो अशक्त मन है वो बाहर की परिस्थितियों को ठीक करने का कर्म नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी आज तक कोर्स कराए हैं ऐसा होता है कि जैसे 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मन को शांत करने की विधि समझाई जा रही है, फिर अचानक लोगों के ये प्रश्न आने लगते हैं कि लेकिन उनका क्या, वो माइग्रेंट वर्कर का क्या, उसका क्या, जो मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी जॉब का क्या, मेरे इसका क्या। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि ये जो पूरा संसार है इसका जो सबसे पहला सेंट्रल पॉइंट है वो आपका मन है। अगर आपका मन ही ठीक नहीं है तो आप कोई भी कर्म ठीक से नहीं कर सकते, और कोई कर्म करने के लिए, कोई भी प्रोडक्टिव चेंज लाने वाला, इम्प्रूवमेंट लाने वाला कर्म करने के लिए पहले आपको अपने मन की शांति, मन की स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, अभी हम ये समझेंगे कि मन का असर परिस्थितियों पर कैसे पड़ता है। मेरे मन की शांति या अशांति का प्रभाव बाहर की चीज़ों पर कैसे पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका सेंट्रल पॉइंट मेरा मन है, लेकिन वो मन सेंट्रल पॉइंट कैसे है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहली बात, मन क्या करता है? सोचता है। आपका मन सोचता है, और जो भी आप सोचते हैं उस सोच का असर आपके शरीर पर होता है। आपको ये बात पता है? आज आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि सारी जो बीमारियां हैं 98% साइकोसोमैटिक हैं, मतलब मन का शरीर पर असर हो रहा है। एक सर्दी जुकाम तक साइकोसोमैटिक है, माना मन डिस्टर्ब्ड है इसलिए शरीर डिस्टर्ब्ड हो रहा है। अभी आप देखिए, जैसे ये कोरोना वायरस है तो कहते हैं कि इसका कनेक्शन इम्यूनिटी से है, और आपको मालूम है कि इम्यूनिटी का कनेक्शन किससे है? इम्यूनिटी का कनेक्शन आपकी सोच से है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। जब आप डरते हैं, जब आप चिंता करते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, और उस कॉर्टिसोल के प्रभाव में हमारी इम्यूनिटी घटती जाती है। तो आप सोचिए कि जब आप उस वायरस से डरते हैं तो वो डर ही हमें उस वायरस की तरफ ज़्यादा संक्रमित होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसीलिए किसी भी चीज़ का सल्यूशन करने के लिए पहले मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति मन पर असर डालती है तब तन पर असर आता है ना, क्योंकि मन का कनेक्शन बॉडी से है, बॉडी की इम्यूनिटी से है। इसीलिए विज्ञान कहता है
आज 98% जो रोग हैं वो मन की इंस्टेबिलिटी के कारण होते हैं। इसके बाद आप देखिए, संबंध निभाने वाला कौन है? आपका मन है ना। आपको पता है कि जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ आप जो लेन देन करते हैं, जो भी उनकी शादियों पार्टियों में विज़िट करते हैं या उनको टाइम पर टाइम कोई हेल्प पहुंचाते हैं या सहयोग देते हैं या उनका हालचाल पूछते हैं, वो तो उन तक पहुंचता है। लेकिन जो आप उनके बारे में सोचते हैं वो उन तक पहुंचता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उनको वो सिग्नल पहुंचता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं और उसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक सास और बहू थे, तो उनकी आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल। और बहू को हमेशा आता था कि ये मेरी सास अगर मर जाए तो मेरा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो वो जो बहू थी उसके पिताजी वैद्य थे, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने पिताजी को रिक्वेस्ट कर कर कहूँ कि आप मुझे जहर की शीशी दे दो और मैं थोड़ा थोड़ा इसके भोजन में मिला दूँ, और जब वो खाए तो धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन से मर जाए। तो जब वो गई और उसने पिताजी को कहा, तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम्हारी जो सास है वो जब मर जाएगी तो उसका पहला शक तो तुम ही पर जाएगा, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, और दूसरा शक मुझ पे जाएगा क्योंकि मैं वैद्य हूँ, तो सबको पता चलेगा कि इसी ने कुछ ऐसा दिया होगा। तो ऐसा करो कि जो मैं तुम्हें दवाई दूंगा ना, उसको एक तो तुम एक साथ में डोज नहीं देना, उसको बहुत धीरे धीरे देना, है ना। दिन में एक डोज देना ताकि वो बहुत धीरे धीरे असर करे। और दूसरी बात है, ये जो 6 महीने डोज तुम दोगी ना उनको जहर का, उसके बीच उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो लोगों को पूछा जाएगा कि तुम्हारे और उसके संबंध कैसे थे, तो कोई ये ना कहे कि ये तो रोज़ लड़ते थे। तो 6 महीने तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए और एक भी ऐसा प्रूफ नहीं होना चाहिए कि मैंने और तुमने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो वो लड़की लेकर आती है जहर की शीशी और वो पिताजी के निर्देश अनुसार वैसा ही करती है। तो जब पहले दिन वो ठान लेती है कि अब मुझे झगड़ा नहीं करना है, तो कुछ भी सास कहती, जैसे पहले कहती थी वैसे ही कहती या वैसा ही व्यवहार करती, लेकिन बहू ने तो ठान ली थी कि मुझे अभी रिएक्ट नहीं करना है, तो वो बिल्कुल नहीं करती। तो 1 महीने के अंदर सास को ऐसा लगने लगा कि मैं इसे कितनी खरी खोटी सुनाती हूँ और ये मुझे बिल्कुल कुछ भी पलट कर नहीं कहती, और दुनिया में तो बहुएं कितनी बुरी होती हैं, मेरी वाली तो ऐसी नहीं है, मैंने शायद इसको गलत समझा है। तो फिर वो उससे प्यार से बात करने लगती है। फिर दूसरा महीना पूरा होते होते सास के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो एक दिन बहू को बुलाकर कहती है, बहू सुनो, ये घर की सारी चाबियाँ तुम ही संभालो, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं समझती हूँ तुम इसे ज़्यादा बेहतर संभाल सकोगी। और वो चाबियाँ दे देती हैं। जब बहू के हाथ में वो चाबियाँ आती हैं तो उसके दिल में आता है, मैं कितनी बुरी बहू हूँ कि मैं इसे जहर देकर मार रही हूँ और ये मुझे अपना सारा राजपाट सौंप रही है। तो वो बहुत गिल्ट में आती है और वो पिता के पास पहुँचती है भागते हुए और पिता को कहती है कि मैं नहीं चाहती वो मरे, और 2 महीने हो गए मैं उसे स्लो पॉइज़न दे रही हूँ और वो तो मरने वाली है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है, वो तो इनफैक्ट माँ से भी अच्छी है। माँ ने भी कभी मुझे इतनी अथॉरिटी नहीं दी जितनी उन्होंने मुझे दी। तो उसके पिताजी तब हंसते हैं और कहते हैं, बेटा
वो जहर तो तुम्हारी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए था, वो जहर कोई उसको मारने के लिए नहीं था, वो तो मीठी गोलियां थी जो मैंने तुम्हें दी थी ताकि तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सको कि जब तुम्हारा विचार परिवर्तन होता है, तुम्हारा व्यवहार परिवर्तन होता है, तो कैसे दूसरे पर असर आता है। क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हें ये शिक्षा देता तो शायद तुम मानती नहीं, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका था। तो जब वो ये एहसास करती है, उसके बाद से उनका रिश्ता जो है वो अच्छा हो जाता है। तो हमारी दुनिया में हम समझते हैं कि जो सामने के लोग हैं वो गिफ्ट्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं जो हम उन्हें देते हैं, लेकिन हम इस नियम को भूल जाते हैं कि जो हम सोचते हैं उनके बारे में वो सबसे पहले उन तक पहुंचता है। और जब हम इस छोटे से रहस्य को जान जाते हैं, तब हमें अपने मन के महत्व का समझ आता है कि ये मन में यदि अच्छे विचार चलें तो हमारे संबंधों पर कितना असर होगा। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक माता ने एक बार मुझे शेयर किया कि उन्होंने कहा कि मेरी जीवन बहुत दुख में और बहुत गुस्से में और बहुत नाराज़गी में बीत रही है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे कह दिया कि तुम है ना नौकरी मत करो। मैं उस समय नौकरी करती थी और इन लोगों ने कहा कि तुम नौकरी मत करो क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और ये हम नहीं चाहते कि हमारी बहू जॉब करे। तो जब इन्होंने मुझे ऐसा कहा तो इनके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं बहुत टैलेंटेड थी, मैंने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया। तो मैंने कहा ये आपको तब लगा? तो बोली नहीं, तब तो मैंने सोचा कि ये कह रहे हैं कि जॉब छोड़ दो तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल बहुत अच्छा चला, ये लोग भी अच्छे थे, मैं भी अच्छी थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी देवरानी आई और मेरी देवरानी को इन्होंने नहीं कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। उसको उन्होंने नौकरी करने दी। अब वो नहीं पता कि क्यों करने दी, लेकिन उसको करने दी। अब क्या होता कि देवरानी का हमेशा ऊपर हाथ रहा कि मैं कमाती हूँ तो मेरी इज़्ज़त ज़्यादा है, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, और मेरे को इन्होंने जैसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा आपको ऐसा कैसे पता चला? तो बोली मुझे पता चला क्योंकि मुझे हमेशा कहते थे खाना बनाओ, और उसको कहते हो तो वो तो ऑफिस से आई है तो आराम से उसको बैठने दो थोड़ी देर। तो मैंने कहा वो खाना तो आप पहले भी बनाते थे ना? तो बोली हाँ, पर तब तो मैं अकेली थी ना, तो मैं ही बनाती थी, लेकिन अब तो वो आई तो उसको भी बनाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आगे सुनाइए। तो फिर कहती है ऐसे होते होते मेरा रिश्ता हर एक के साथ ख़राब हो गया और मुझे पिछले 15 सालों से ऐसा लगता है कि वो जो निर्णय मैंने लिया ना नौकरी छोड़ने का, वो बहुत गलत था और उसके कारण मेरी जीवन खराब हो गई। तो मैंने उसको कहा कि आपकी जीवन खराब उस निर्णय की वजह से हुई या आपकी देवरानी के आने के बाद आपकी सोच की वजह से हुई? तो वो कहने लगी नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा है। तो मैंने उसको कहा आपने अपने मुंह से कहा कि जब आपकी शादी हुई तो 1-2 साल सब अच्छा था, है ना? तो अचानक कैसे खराब हो गया? जब देवरानी आई तब भी आपको वही तो करना था ना जो आप पहले करते थे, लेकिन आपके अंदर ये चलने लगा कि ये बैठी है मैं क्यों करूं, ये नहीं करती मैं क्यों करूं। तो जब ये सोच चलने लगी तब आपको अपना काम भारी लगने लगा, तब आप कंपैरिजन करने लगे। अगर आप अपनी ड्यूटी निभाते रहते और प्यार से उसको प्रेरणा देते तो शायद वो भी आपको मदद करने लगती। लेकिन ये जो भावना का एक्सचेंज होता है ये इतना सूक्ष्म होता है कि हम जान ही नहीं पाते कि हमारे रिश्ते जो आज जैसे बने हैं उनमें कोई रोल हमारे मन की भावनाओं का भी है। और धीरे धीरे वो रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है कि वो बियॉन्ड रिपेयर चला जाता है। और जब वो बियॉन्ड रिपेयर चला जाता है तो हम ये कहते हैं ये इस निर्णय के वजह से हुआ या इस व्यक्ति के कारण हुआ।
लेकिन हर एक व्यक्ति अगर अपने मन की जिम्मेवारी उठा ले और उस मन के तहत जो बोल हम बोलते, जो कर्म हम करते, उसकी जिम्मेवारी उठा ले तो रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। और जब ये बात मैंने उसको समझाई तो हाँ, क्योंकि बहुत सारा ये एक्सचेंज हो चुका होता है, घर में इक्वेशन बदल चुके होते हैं, तो इतना सहज नहीं होता उस बात को वापस लाना, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट उन संबंधों में आया सिर्फ अपने मन को चेक करने के कारण। तो हमारे संबंध ना परिस्थितियों के कारण खराब होते हैं, ना किसी और बात के कारण। हमारे संबंध खराब होते हैं हमारी सोच के कारण। आपको मैं एक और अनुभव बताती हूँ। एक माता ने मुझे फ़ोन किया एक बार और बोला कि मेरा मन बहुत अशांत है, तो आप कुछ करो। तो मैंने कहा आप है ना, कोर्स कर लीजिए। तो मुझे कहती कोर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा 1 घंटा आपको आना पड़ेगा ऑनलाइन। तो कहती नहीं नहीं, 1 घंटा तो मैं नहीं दे सकती। तो वो माता जो है वो 75 साल की है, 75। तो मुझे आया ये ऐसा क्या कर रही है जो ये 1 घंटा नहीं दे सकती। तो मैंने कहा क्यों, आपके ऊपर जिम्मेवारी है बहुत। तो मुझे कहती है कि नहीं, मेरे ऊपर क्यों जिम्मेवारी होगी, मेरी 2 बहुएं हैं, वो सारा काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं आ सकते 1 घंटे कोर्स के लिए? तो मुझे कहती नहीं मैं नहीं आ सकती। तो मैंने कहा क्यों, जूम में आपको आने में तकलीफ़ है, आपको आता नहीं है करना, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे कहती नहीं, देखिए आप अलग दुनिया में रहते हैं, हम लोग घर गृहस्थ में रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है वो आप बताइए। तो मुझे कहती है मैं जैसे ही पलक झपकती हूँ मेरी बहुएं मनमानी करने लगती हैं, और अगर मैं 1 घंटे आपके साथ बिज़ी हो गई तो वो तो 1 घंटे में क्या का क्या कर देंगी। जितना घी चाहेंगी उतना यूज़ करेंगी, जितना दूध मलाई चाहेंगी उतना चटोर जाएंगी, जैसा चाहेंगी वैसा काम करेंगी, आराम करने लगेंगी। तो फिर उनकी निगरानी कैसे होगी? तो मुझे तो उनकी निगरानी करनी होती है। तो मैंने उसको कहा देखिए, आपकी जो जॉब है या आपकी जो ड्यूटी है ना, वो बहुत मुश्किल ड्यूटी है, और ऐसी ड्यूटी वाले तो शांत नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपको पूरे दिन निगरानी करनी है और आपको ये देखते रहना है कौन क्या गलती कर रहा है, कौन क्या खा गया, कौन किसने क्या छुपा दिया, तो ऐसे में तो आप कैसे शांत होंगे? ये तो बहुत मुश्किल आपकी ड्यूटी है। तो मुझे कहती हाँ देखिए, 75 साल की मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैं 1 मिनट भी किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये लोग ऐसा तहस नहस कर देते हैं कि मैं आपको बात क्या बताऊँ। तो अब आप देखिए कि वैसे हम कहते हैं कि हमारी एंग्जाइटी का या हमारे स्ट्रेस का कारण दूसरे लोग हैं, लेकिन वास्तव में हमारे स्ट्रेस का कारण कौन है, ये हमें इस एग्जाम्पल से पूछना चाहिए। अब वो 2 बहुएं बेचारी काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन माता जी को एंग्जाइटी इस बात की है कि मुझे निगरानी करनी है। तो ऐसी माता जी का तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमारे मन का दुश्मन हम खुद ही हैं, कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। यदि मैं ये समझती हूँ कि दूसरे को परिवर्तन करते रहना, टोकते रहना, निगरानी करते रहना मेरी जिम्मेवारी है, तो इस अवस्था में मेरा मन शांत कैसे होगा, है ना। तो ये जो आज मैंने 3 बातें आपको बताई कि मन का असर तन पर होता है, मन का असर हमारे अवस्था पर होता है कि हमें एंग्जाइटी हो रही है या उदासी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, ये सारे भी हमारे सोच की वजह से होते हैं। और तीसरा, हमारे संबंधों का जो हाल है वो भी हमारे मन के कारण है। हम और भी मन का इस जीवन पर असर कल समझेंगे और आगे भी देखेंगे, पर अभी हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अपने मन पर लेकर जाएंगे और उस मन को सिर्फ देखेंगे, है ना। हम उस मन में कोई कुछ वैसे उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करेंगे या और कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस मन को देखेंगे और धीरे धीरे जब वो रिलैक्स होने लगेगा
तो हम ये थॉट प्लांट करेंगे कि मैं बिल्कुल शांत हूँ। ओके, उससे पहले आपके कोई प्रश्न है तो मैं अनम्यूट करती हूँ, आप पूछिए। हाँ जी, ओम शांति। नहीं नहीं, जैसे जब उसने, देखिए पहले उसने व्यवहार में चेंज लाया है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि व्यवहार में चेंज बाद में आता है, पहले यहाँ चेंज आता है ना। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि उसके पिताजी के आदेश अनुसार हुआ कि आप व्यवहार बदलो अभी, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी, तो उसने क्या किया, अपना व्यवहार बदला। तो जब व्यवहार बदला तो सामने वाले की सोच बदली, समझ रहे हो। तो जब मेरा व्यवहार बदला तो सामने वाले की सोच बदलने लगी कि ये क्या हुआ, आज ही चुप क्यों है, क्या ऐसा है कि मैं ही कहती रहती थी या ये भी बुरी थी, अब तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कहती है। तो जब उसकी वाइब्रेशन बदली तो इधर भी उसका असर आने लगा। उसने तो गलत वाइब्रेशन से पहले, हाँ, तो जैसे हम कहते हैं ना कि या तो मेरी वाइब्रेशन आप पर असर करेगी, राइट। तो दोनों केस में जैसे मेरी वाइब्रेशन आप पर असर कर सकती है, आपकी भी तो मुझ पे करेगी ना, आपकी भी तो मुझ पे करेगी ना। तो जैसे इस केस में पहले इन्होंने सोच नहीं बदली, पहले इन्होंने व्यवहार बदल दिया। ये कभी नहीं होता है मोस्टली, ये नॉर्मली क्या होता है कि हम सोच बदले बिना व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनको मैंडेट था, इन्होंने व्यवहार बदला। तो जब व्यवहार बदला तो सामने वाला बहुत सॉफ्टन हुआ, सास के मन में आया कि ये तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। तो जब उसके मन में ये परिवर्तन आया तो उसकी सोच का वाइब्रेशन इसको पहुंचा। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि उनका वाइब्रेशन वर्क नहीं किया, हाँ, यस 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 यस। तो हाँ, यस, हाँ, क्योंकि जैसे आप जैसे किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो उन तक पहुंचता है, तो फिर वो भी तो अच्छा सोचेंगे तो आप तक पहुंचेगा ना, और आप पर असर डालेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उसने व्यवहार बदला तो सामने वाले की सोच बदली, सामने वाले की सोच बदली तो उस सोच से इनको असर आने लगा। ठीक है, समझ आया। तो दिस इज द चैनल। ओके, चलिए थोड़ी देर योग करते हैं, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। अपना ध्यान धीरे धीरे सभी बातों से निकालते हुए अपने शरीर पर ले आए। केवल अपने शरीर को अपने ध्यान में लाएं। मेरा शरीर इस चेयर पर बैठा हुआ है।
अब शरीर को पैरों से लेकर ऊपर की तरफ देखते जाएं। अपने ध्यान को पैरों से शुरू कर शरीर के विभिन्न अंगों पर ऊपर की तरफ ले जाएं। पैर, पेट, सीना, गर्दन, चेहरा, आँखें और आँखों के पीछे मेरा मन। आँखों के पीछे वो स्थान है जहाँ मेरे मन के रूप से सोच चलती है। आँखों के पीछे का स्पेस माइंड स्पेस है, मन की दुनिया। मेरे मन में विचार चल रहे हैं। उन विचारों को शांत होकर देखते जाएं। उन विचारों को बदलने का प्रयास न करें, केवल देखते जाएं। जैसे जैसे आप अपने मन को देखते जाते हैं, विचार शांत हो रहे हैं, मन की गति धीमी हो रही है। अब एक विचार बीज के रूप में इस मन में प्लांट कर दें। मैं बिल्कुल शांत हूँ। शीतल, शांत और स्थिर। मेरा मन बिल्कुल शांत है। इस विचार के आते ही मन एक शांति का अनुभव करने लगता है। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में एकाग्र हो जाए। ओम शांति। ठीक है, फिर कल मिलेंगे 12 बजे। ओम शांति।